गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। आ जाओ भाई, सब लोग लाइव आ जाओ फटाफट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को दिव्या, ऋषिका, सूरज, संतोष, होनहार, लाल बाबू, जितने भी हैं, आदित्य, अजय, सभी को गुड मॉर्निंग। और बाकी जितने आगे पीछे हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई। हमारी तरफ से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है भाई, देखो अब हमें क्या पढ़ना क्या है सर? तो हमें वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, ठीक है ना। ये डायग्राम थोड़ा सा इधर नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने से डायग्राम बना के बताते हैं आपको। हमें पढ़ना है भाई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। सभी लोग तैयार हो जाओ भाई, पेन और कॉपी ले लो अपना। ठीक है, हमें पढ़ना क्या भाई? वैद्युत प्रिंस, अच्छा तुम्हारा भी नाम है प्रिंस कुमार वर्मा। चलिए अब इनको भी गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बिल्कुल, आज मैथ की क्लास भी स्टार्ट होनी है। बिल्कुल, आज मैथ की क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है ठीक है। शिवानी, हेलो सर, हेलो। ठीक है भाई, तनिषा, यह फिजिक्स की क्लास है भाई। यह किसकी क्लास है भाई? फिजिक्स की क्लास है, ठीक है ना। तो हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। और जैसे जानते हो कि इस समय हम भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे। भौतिक विज्ञान, ठीक है भैया। फिजिक्स की बात करते हैं। आज हमें इसमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बीएचयू में केवल मेजर सब्जेक्ट मांगता है बेटा। बीएचयू में केवल और केवल मेजर सब्जेक्ट, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, यह सीयूटी के लिए ही क्लास है, ठीक है। उसी लेवल की चीजें पढ़ाई जाती है। वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय है। सर रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से देखें? अरे रिकॉर्डेड वीडियो इसी में पड़ा रहेगा, थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे में अपलोड हो जाता है सर। एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो एक बंद, जैसे केमिस्ट्री बंद हो गया है तो आ? अरे फिजिक्स तो रेगुलर है, फिजिक्स कभी बंद ही नहीं हुआ सर। सौरभ, जो सर्वेश सर पढ़ाते हैं, उनका थोड़ा तबीयत हो सकता है डाउन हो, लेकिन फिजिक्स तो कभी बंद ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ये चलेगा, रेगुलर चलेगा। और फिजिक्स के अभी पंकज सर से बात चल रही है, वो अभी फिजिक्स पढ़ाएंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन भी कराने हैं, ठीक है। अब देखो भाई, आप जो पढ़ाना है, बिल्कुल जो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी।
नेक्स्ट क्लास में मैंने दो चीजें पढ़ाई थी, जितना हम पढ़ाते हैं प्लस एनसीईआरटी, जितना हम पढ़ाते हैं उतना, और प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको कवर करना है, जितना हम पढ़ाते हैं वह हो जाएगा, प्लस आपको एनसीईआरटी कवर करना। एनसीईआरटी जैसे ही कवर करो, मान के चलो 100% निकल जाएगा। एनसीईआरटी और हम लोग जितना पढ़ाते हैं उतना अगर पढ़ लिए तो यह सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा कि जितना हम पढ़ाते हैं वो उतना पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी ईमानदारी से पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और उसके एक एक लाइन को भी आप कंटिन्यूली पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी क्या कि एक एक लाइन में जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट टाइप में भी क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ तो देखोगे मैं 5 से 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट में लेकर आता हूँ, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन कराया हूँ, आप पीछे देख लेना, ठीक है भाई। हमें वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का एक निकाय है, दो आवेशों का एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? दो आवेशों का एक निकाय होता है, जिसे, ठीक है ना। तो हम करते हैं क्या भाई, दो आवेश होते हैं, ये दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और हम मानते हैं क्या कि ये 2l दूरी पर रखा है ना, 2l दूरी पे या d दूरी पे मान सकते हैं। तो यह दो आवेश हैं जिनको 2l दूरी पर रखा है, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब है क्या, वैद्युत जो द्विध्रुव है या दो आवेशों का, अच्छा नंबर दे दे, ठीक है, मैं नंबर पूछ के दे देता हूँ, ठीक है। तो दो आवेशों का एक निकाय है जिसे कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, ठीक है ना। जिसे क्या करते हैं P बराबर, और वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसे दिखाते हैं, P बराबर और Q इंटू कितना होता है 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना रहता है और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। और इनका परिमाण क्या होता है, तो कहते हैं दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है। चलो बिल्कुल सही। विषय कैसे चुनना है, विषय कैसे चॉइस करना है, थोड़ा सा क्लास ले लें बाबू, फिर हम अभी एक डाउट नंबर देते हैं, उस पर कॉल करना, बातचीत होगी, ठीक है। थोड़ा क्लास ले लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो एक डायग्राम हम चाहते हैं कि बने यहाँ पे, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक डायग्राम बना। जैसे हमने मान लिया कि भाई यह कोई ए पॉइंट है और यह कोई पॉइंट बी है और इनके बीच की दूरी हमने मान लिया कि यह क्या है 2l है। इनके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया भैया 2l है। इनके बीच की दूरी कितना कंसीडर कर लिया हम लोग, 2l दूरी कंसीडर कर लिए। और यह माइनस क्यू आवेश है और इस पर क्या रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है। इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, सदिश राशि होती है और इसका डायरेक्शन क्या होता है माइनस से लेकर प्लस की तरफ, मतलब माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या होगी माइनस से प्लस की ओर, है ना। डायरेक्शन याद रखना आप लोग, माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। आज थोड़ा स्टेटमेंट में चलते हैं या इसके लिए डायग्राम हो जाएगा। कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, होता क्या है, कहते हैं यह राशि द्विध्रुव की शक्ति को व्यक्त करती है। यह राशि द्विध्रुव की, मतलब डाइपोल, द्विध्रुव का मतलब क्या है डाइपोल। रोज 7:30 बजे से क्लास चलती है। सर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत आघूर्ण बल, वह घुमाने के लिए जो वो टार्क होता है बेटा, जो घुमाने की बात करते हैं उसको टार्क बोलते हैं ना, टार्क। बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं उसको, ठीक है ना। दोनों दूसरा होता है, मैं अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है ना। यह राशि द्विध्रुव की शक्ति को व्यक्त करती है। यह एक क्या बोलेंगे, यह एक सदिश राशि, जैसा मैंने पीछे बताया सदिश राशि है। सदिश राशि होगी मतलब परिमाण के साथ डायरेक्शन भी होगा। सदिश राशि का मतलब परिमाण के साथ
हाँ बिल्कुल, सैटरडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इसकी दिशा कैसे होती है, माइनस से प्लस की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे वेक्टर पी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, वेक्टर पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, वेक्टर पी से। एवं यह किसी एक आवेश के परिमाण, इसका परिमाण क्या होगा, किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, तो क्या बोलेंगे, यह किसी एक आवेश के परिमाण एवं प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के तुल्य होती है। प्रभावकारी लंबाई मतलब उन्हीं दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उन्हीं के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L। और भाई चार्ज है, चार्ज तो अदिश राशि है, लेकिन प्रभावी लंबाई जो होगा उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। किस फॉर्म में लिखेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L, और जो 2L है वो L है, जो लेंथ है वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बोलेंगे इसका एसआई मात्रा क्या होगा, जरा ध्यान देना भैया। वेक्टर P बराबर क्या लिखा है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L लिखा है ना, Q इंटू क्या लिखा है भैया, 2L लिखा है। तो आवेश का मात्रक कूलाम और इसका लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहते हैं कूलाम मीटर या डिबाई कहते हैं। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर या डिबाई। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कूलाम मीटर ऑप्शन में नहीं देगा, कूलाम मीटर ऑप्शन में नहीं देगा, छोटे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो हर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यह मत समझना कि एकदम हाई फाई क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बड़ा तुच्छ लेवल का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने पहले सेशन में वीडियो में बताया भी है, एकदम तुच्छ लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन, की जब किसी आवेश को हम रगड़ते हैं, किसी कांच की छड़ को हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम के ऊपर कैसा आवेश, मतलब इस लेवल का भी क्वेश्चन आपके सीयूटी में, एक ही बार तो एग्जाम हुआ लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप संभावनाएं बता सकते हैं, मतलब जता सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो एसआई मात्रा क्या, कूलाम मीटर, या इसी को कहते हैं डिबाई, इसी क्या कहते हैं, डिबाई कहते हैं। एक डिबाई बराबर 3.3 गुणे 10 घाते -30, एक डिबाई बराबर कितना भैया, 3.3 गुणे 10 घाते -30 कूलाम मीटर। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देखते हैं, बीमी सूत्र निकालते हैं, विमा की बात करते हैं, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बीमी सूत्र की बात करते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, सीधे सीधे परिमाण की बात करें तो P Q की बीमा, Q बराबर क्या होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, तो इसका Q का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा 80, Q का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा 80, तो इसको रख देते हैं 80। ठीक है, और दो का कौनो बीमा होगा नहीं, दो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी कोई बीमा होगी नहीं, कोई भी बीमी सूत्र नहीं होगा। ठीक है, जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे, सीधे सीधे L, सीधे सीधे क्या लिख देंगे भैया मेरे, L लिख देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा m⁻0 LTA, क्या LTA, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है भैया, देख लो एक बार, ठीक है ना, m⁻0 LTA। ठीक है भैया, थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेंगे, प्रिया कुमारी जी थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देंगे। सीक्वेंस क्या होता है, पहले m होता है, फिर L होता है, फिर T होता है, ऐसे सीक्वेंस में होता है। क्वेश्चन में यह भी दे सकता है, अब सोचो यम लिख देगा लेकिन पावर 0, तुम सोचोगे अरे यम है नहीं है, कभी कभी लड़का यह कंफ्यूज, पावर 0 का मतलब एक ही होता है ना, किसी की पावर 0 हो जाए उसका मान 1, चाहे किसी के भी पावर 0 हो जाए उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है ना, तो यह चीज याद रखना। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगली पॉइंट, दूसरी पॉइंट में क्या बोली जा रही, जब एक परावैद्युत को, अब यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा, यहां से अभी ये क्लास 12th में पढ़े थे, अब थोड़ा सा लेवल अप चलते हैं, ये क्लास 12 तक यहां तक था और इसी पे क्वेश्चन हो जाया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। कहते हैं जब एक परावैद्युत को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब एक परावैद्युत को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या
अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। क्या कर रहा है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, सॉरी, जब किसी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस समझ में आ रहा ना। परावैद्युत, जैसे हम लोग के वाला वैल्यू किसी माध्यम को, किसी पदार्थ को, जैसे कागज को ही रख देते हैं, तो क्या कर रहा है, तो इसके परमाणु या अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते, जैसे ए है और यह बी है, इन दोनों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसकी तरह काम करते हैं, द्विध्रुव की तरह। जैसे ए प्लस है और बी क्या है, माइनस है, तो यह क्या करेंगे, अब यह इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, मतलब द्विध्रुव की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। ठीक है ना, जैसे दो वैद्युत क्षेत्र है, उन्हीं में एक आवेश इधर एक आवेश इधर रख देंगे, तो किसकी तरह काम करेंगे, डाइपोल की तरह, द्विध्रुव की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं जैसे जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, HCl, CO के अणु अस्थाई द्विध्रुव हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO के अणु क्या अस्थाई द्विध्रुव हैं, ये मतलब द्विध्रुव की तरह ही काम करते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, यहां से देखो अब इंपॉर्टेंट पढ़ना, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, अच्छी स्थिति में मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निरक्षीय स्थिति में क्या होगी। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति दोनों में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ेंगे और वैद्युत विभव भी पढ़ेंगे। किसके कारण पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव पढ़ेंगे। किसके कारण भाई, किसके कारण पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। तो दो तरीके से रख सकते हो, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा इक्वाटोरियल पे, मतलब निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, आज देखो जरा ध्यान देना, जैसे एक हम लोग क्या रखेंगे भाई, अक्षीय स्थिति में, जैसे इधर यह हमने बना लिया कि भाई हमारे पास यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसी के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, अब वैद्युत विभव बताना है। यहाँ पे अब मान लेते हैं इसका सेंटर है O और यहाँ से x दूरी पर है, कितनी दूरी पर होगा, x दूरी पर, और यहीं पे क्या है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यहीं पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत विभव भी निकालना है, दोनों यहीं पे हमें निकालना है। बस समझ में आ रहा, तो ये अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। और जब निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो इसी से कुछ पॉइंट पर इधर पूछ लेगा या किसी एंगल पे इधर पूछ ले, ये सब इक्वाटोरियल पे हो जाएंगे। मतलब किसी भी कोण पर पूछ लिया जाए तो वह सब इक्वाटोरियल पे कंसीडर किए जाते हैं, कोण का मान रख के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, आज तो बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की बात करते हैं। कहते हैं यदि ए ई एवं जी क्रमशः अक्षीय स्थिति में है, क्या कर रहा है, ए ई, देखो ध्यान देना, जैसे क्या क्या है, यहाँ पे ए दिया है और क्या दिया है भैया, स्मॉल ई दिया है। देखो यहाँ पे स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ई हो गया और जी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल जी हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा आपको दिख नहीं होगा, मैं चेंज कर देता हूँ पेन, तब दिखेगा। यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है और यहाँ पे ए है। ठीक है, अब समझो, कर अच्छी स्थिति में है, अनुप्रस्थ स्थिति एवं व्यापक स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र, क्या कर रहा है, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु हैं। r दूरी पर कितने स्थित बिंदु, 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु है मेरे भाई, 3 बिंदु। देखो तीनों डायग्राम एक ही साथ यहाँ पर बनाया गया है, बिल्कुल इसका PDF मिलेगा, तीनों डायग्राम एक ही साथ बनाया गया। मैं इस डायग्राम को चाहता हूं कि फिर से बनाऊं ताकि आपको स्पष्टता से दिखे। मैं इस डायग्राम को चाहता हूं कि फिर से बनाऊं ताकि आपको स्पष्टता से दिखे। ध्यान देना मेरे भाई, यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, ये हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, इस पर माइनस क्यू आवेश होगा और इस पर प्लस क्यू आवेश होगा। इस पर कितना आवेश, माइनस क्यू, इस पर होगा प्लस क्यू।
अब इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने मान लिया, या बिंदु ए मान लिया, है ना। इसी से कुछ दूरी पर देखो पी क्यू मानते 2 पॉइंट, लेकिन तीनों पॉइंट एक ही साथ मिलेंगे, लेना है हमें। तो यहाँ पर कितनी दूरी मान ले, अच्छा चाहे तो तीनों अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। कुछ दूरी पर मान लिया एक बिंदु ए है, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी में क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, या ऐसे ई ए। अब मान लेते हैं इक्वाटोरियल पे ऊपर की तरफ चलते हैं, और इसके सेंटर से, और इसके सेंटर मैंने मान लिया कि इतना भैया इसका सेंटर ओ है, मतलब इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और उसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यह आर दूरी पर है। ए जो ए है वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब इसी से हमने इक्वाटोरियल पे एक पॉइंट मान लिया ई, एकदम सीधे लंबवत मान लिया एक पॉइंट ई, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया यह। ठीक है, अब इसी से कुछ कोण पर मैंने दूसरा मान लिया, और यह कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि यह जी पॉइंट, यह क्या है, इस कितने कोण पर भैया, थीटा कोण पर। कौन सा पॉइंट होगा, जी पॉइंट होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ई जी। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम एक साथ मैंने बना दिया। यह वाला पॉइंट लेंगे तो यह अक्षीय स्थिति में बताएगा, या निरक्षीय स्थिति में, और यह तीसरा वाला केस किसी भी कोण पर, तीसरा वाला केस कब आएगा, किसी भी कोण पर आ जाएगा। ठीक है, तो यह अब इसका सभी का डिस्टेंस है, ये सभी कितने दूरी पर मान लिया गया, भैया आर दूरी पर मान लिया गया। आ जाओ देखो क्या कह रहा है कि आर दूरी पर स्थित 3 बिंदु है, तीनों का जो डिस्टेंस है, यह वाला डिस्टेंस चाहे यह वाला चाहे यह वाला, सब कितने दूरी पर माने गए हैं, आर दूरी पर माने गए हैं। ठीक है, ठीक है। चलो तो कहते हैं अच्छी स्थिति में बात करते हैं, किस में बात करते हैं भाई, अच्छी स्थिति में बात करते हैं कि एक अक्षीय मतलब एक्सियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 2k पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे होगा वह भी जरा देखना। जैसे आप अच्छी स्थिति की बात करेंगे सर, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए था। ठीक है ना, आर दूरी पर एक बिंदु ए था, और इसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए निकालना था। तो हम बोलेंगे सर यह वाला प्रभावी, यह पूरा कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा कितना है, 2l है, पूरा कितना है, 2l है। तो यह आर कितना होगा, तो भैया इसी में से एल घटा दोगे ना, जब प्रभावी डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना घटाना पड़ेगा। यहां से अगर हम निकालेंगे, तो अगर यहाँ से, अगर यहाँ प्लस क्यू से अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितना आर माइनस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है ना, जब आर माइनस एल होगा तो स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। तो 2k, के कहां से आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की बात होती है, होता कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहां से क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। उसी तरह भी बराबर क्या हो जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या वैद्युत विभव हो जाएगा अच्छी स्थिति में, के पी अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस, जैसे आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलेंगे यदि आर इज मच मच लेस, मतलब आर बहुत बड़ा है, आर क्या है, बहुत बड़ा है, तो यल छोटा होगा, लेकिन स्क्वायर करने पर और छोटा होगा तो नगण्य मान लेंगे, स्क्वायर करने पर और छोटा होगा तो क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो सीधे सीधे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। और यहां से बोल देना कि भैया के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के है कांस्टेंट है, उसका मनवा रख देंगे, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो वाला मान उठा के हमने रख दिया। ठीक है,
टू पी अपान आर क्यूब हो जाएगा। दिशा किधर हो जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। दिशा किधर हो जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं सर। अच्छा, विभव भी लिख सकते हो, विभव भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी बराबर कितना लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह हो जाएगा क्या, पी अपान कितना लिख सकते हो, आर स्क्वायर। तो ये देखो क्या लिखा है, देखो पी अप, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया गया। देखो 1/4 टू पी अपान आर क्यूब, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे आर कैप वेक्टर रहता है तब यहाँ पर आया था। तो 1/4 ये आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपान आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं भैया। निरक्षीय स्थिति, पीछे चले आओ डायग्राम पे, देखो निरक्षीय स्थिति मतलब ऊपर की बात हो रही है, ये वाला, या निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ई वाला डिस्टेंस वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एल, बताओ भैया, ये हो जाएगा आर और यह हो जाएगा एल। तो यह वाला डिस्टेंस बताओ कितना होगा कर्ण, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अंडर रूट में कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस। बोलो भाई, तो देखो क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, तो बोले ई बराबर के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, प्लस में होगा, एक मिनट निकाल के चेक कर लिया जाए। ये कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, ये प्लस होगा, लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर पर का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण बराबर ले लो, अंडर रूट में हो जाएगा, आधार कितना है, आधार हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस लंब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, यह भी तो लिख सकते हैं। एक अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हो, अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो देखो क्या होगा, केपी अपान क्या होगा, आर स्क्वायर आर क्यूब होगा, केपी अपान आर क्यूब होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। देखो इधर जैसे या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 है, गुणे 3 कर देंगे 3/2 हो जाएगा, गुणे क्या 3/2 हो जाएगा, तो पावर 3/2। अब हम लोग आगे बोलेंगे क्या, कि यदि आर बहुत बड़ा है, फिर वही कंडीशन, यदि आर क्या है, बहुत बड़ा है, तो एल बहुत छोटा होगा, इसका स्क्वायर नगण्य मान लेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, न के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे भाई, ई निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, पी अपान आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तथा अगर हम ई व्यापक स्थिति में बात करें, जैसे ई व्यापक स्थिति में मतलब किसी भी कोण पर हो, ई व्यापक स्थिति की बात करें मतलब किसी भी कोण पर हो, जब किसी भी कोण पर होगा तो करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर आगे बोलेंगे ई तथा पी के बीच कोण थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस क्या अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 tan थीटा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा, ठीक है ना। ये तीसरा केस रहेगा यहाँ पे, ये क्या है, तीसरा केस हो जाएगा व्यापक स्थिति में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया गया है यार, रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ को लिख दिया गया है, तो मैं सही करता हूँ इसको। गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, रुको मैं सही करता हूँ भाई। या
ठीक है, इसको मैं सही करता हूं। तो देखो है क्या, निरक्षीय स्थिति में इतना हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यदि r बहुत बड़ा है l से, यदि क्या बोल देंगे भैया, r बहुत बड़ा है, ठीक है ना, रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग फाइपिंग गड़बड़ था यहाँ पे। क्या बोल देंगे भाई, r यदि बहुत बड़ा है, तो r बहुत बड़ा है तो क्या होगा, तब l स्क्वायर नगण्य होगा, l स्क्वायर क्या होगा, नगण्य होगा, तो e निरक्षी क्या हो जाएगा, e निरक्षी बराबर k का मान कितना होता है मेरे भाई, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्या बोल देंगे 1 सॉरी क्या हो गया, काम भी नहीं कर रहा है। ठीक, क्या बोल देंगे, यदि r बहुत बड़ा l से, l स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और k बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां से क्या बोल देंगे, e निरक्षीय स्थिति में क्या बोल देंगे, यह k का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और p तो अपने स्थान पर ही रहेगा, और यह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से कट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ई निरक्षी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, कितना आ जाएगा, p/r³। अरे हम भी तो ला रहे हैं, हम भी तो वही ला रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, ई निरक्षी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, हम भी तो वही ला रहे हैं भैया, p/r³। मैंने बोला ना यहाँ पे गलत टाइप वाइप कर दिया गया है, बना दिया भैया, टाइपिंग मिस्टेक था, उतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना। यह बात समझ में आ गई भाई, चलो, जब इतना बात समझ में आ गया, और विभव कितना होगा, विभव की बात करते हैं, विभव कितना होगा, विभव कहां पर, भी निरक्षी, विभव की बात करते हैं, भी निरक्षी यह 0 होगा, विभव भी निरक्षी क्या हो जाएगा, 0। विभव की बात करेंगे तो भी निरक्षी स्थिति में विभव कितना होगा, 0 होगा, क्यों, रीजन, सर क्यों, क्यों विभव क्यों 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि जो वेक्टर, अभी मैं वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कि जो वेक्टर ई है, ध्यान देना, पीछे डायग्राम में आ जाओ, जो वेक्टर ई है और जो वेक्टर पी है, मतलब यह वेक्टर ई और यह हमारे पास वेक्टर पी है, इन दोनों के बीच कोणवा कितने का है, 90 अंश का है, इन दोनों के बीच कोणवा कितने का है, 90 अंश का है, क्लियर है ना। देखो जैसे यह क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा, और यह हो गया वेक्टर पी, और इनके बीच कोण कितने का है, 90 अंश का है, तो इनका परिणामी क्या मिलेगा, विभव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसे क्या बोल देंगे, कहेंगे क्यों, क्योंकि लिख लेना, क्योंकि वेक्टर ई व वेक्टर पी के बीच कोण, क्या बोल देंगे, वेक्टर ई व वेक्टर पी, क्या बोल देंगे भाई, वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश, के बीच कोण 180 अंश, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा केस बात करते हैं व्यापक बिंदु पर। व्यापक बिंदु का मतलब यही वाला, देखो याद रखना, अब व्यापक बिंदु का मतलब किसी भी केस में, चाहे जिस स्थिति में पूछे, सिर्फ कोण का मान रखते रहो, आंसर आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे, व्यापक बिंदु पर मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, तो हम बोलेंगे ई व्यापक, ई व्यापक कितना होगा, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू पी अपान आर क्यूब इंटू पी अपान आर क्यूब, कोष्टक में लिखेंगे अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यह वाला फार्मूला लगा देंगे वैद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए लगा देंगे भैया? वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्या लगा देंगे? ये वाला फार्मूला लग जाएगा वैद्युत क्षेत्र के लिए। अब देखो थीटा का मान, यहां से देखना, थीटा का मान रखते जाओगे आंसर आता जाएगा, थीटा का मान रखते जाओगे आंसर आता जाएगा। सिर्फ थीटा की वैल्यू प्लेस करनी, अभी मैं करके भी दिखाता हूं। आगे लिखेंगे भी व्यापक, ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? भी व्यापक कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। कहेंगे वेक्टर ई व वेक्टर पी, क्या बोलेंगे भाई? वेक्टर ई व वेक्टर पी के बीच कोण थीटा प्लस अल्फा। क्या बोल देंगे? ई व बी, सॉरी वेक्टर ई व वेक्टर पी मतलब वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच कोण अल्फा प्लस थीटा, जबकि tan अल्फा कितना हो जाएगा? अगर tan अल्फा की मैं बात करूं कि सर tan अल्फा कितना होगा, तो कहते हैं यहां से tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। यह कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल सकते हैं कि अगर दोनों के बीच कोण पूछा जाए तो कितना आ जाएगा। एक मिनट रुके रहो। हेलो हेलो, कोचिंग पर आए हैं, इंस्टीट्यूट आए हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, खैर इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों व्यापक स्थितियों की बात करें, चाहे वैद्युत क्षेत्र के व्यापक स्थिति की बात करें, चाहे वैद्युत विभव की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा जरा देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। क्या हो जाएगा? पी अपान आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और वैद्युत विभव की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले बस याद रखना। थीटा का मान जैसे मान लो आपको पूछ दिया किसमें, अब चलो जैसे आपको पूछ दिया किसमें, अक्षीय स्थिति में। क्या पूछ दिया? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में पूछ दिया। किसमें पूछ दिया? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब भैया यही तो होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, और इसी के डायरेक्शन में इधर कहीं बिंदु पी पर पूछेगा तो कह देंगे इनके बीच कोणवा कितने है? थीटा बराबर यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। इसी डायरेक्शन पूछा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश। तो कह देंगे सर भी बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे? और cos 0 का मान कितना हो जाएगा? cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान 1, तो यहाँ से क्या बोल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर इंटू 1। ये देखो अच्छी स्थिति में आया भी था, यही तो लाए थे हम लोग अच्छी स्थिति में। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की भी बात करते हैं। ई बराबर कितना हो जाएगा? तभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कितना मैंने बताया? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब देखो इसको मैं जरा सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो cos 0 का मनवा कितना यहाँ पे रखेंगे? cos 0 तो कितना 3 गुणे 1 प्लस 1, तो अंडर रूट में 4, इसका मनवा 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। देखो आ गया, वैसे भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? बोलो आ रहा है? बस कमेंट करके बताओ आ रहा है ना। तो यह व्यापक स्थिति में मतलब किसी भी तरीके से रखा हो, यह फार्मूला लगाओगे मतलब ये समझ लो कि सबके लिए है। जैसे एज ए ब्रह्मास्त्र आप यूज कर सकते हो, चाहे जैसे की स्थिति में पूछा जाए ये वाला लगाओगे आंसर आएगा। समझ गए? ब्रह्मास्त्र हो गया। ठीक है ना, चलो अच्छा दूसरे केस में बात करते हैं। सर निरक्षीय स्थिति वाला भी बताइए इसी से। अगर निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं, किस में बात करते हैं भैया? निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं
तो निरक्षीय स्थिति में जैसे पूछा जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इसी से इक्वाटोरियल पे रखा होगा बिंदु पी, और इसके बीच में कोणवा कितने का, 90 अंश का। कोण कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। ठीक है ना। तो 90 अंश का जब कोण हो जाएगा तो कहेंगे ई बराबर कितना, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपान आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही फार्मूला है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, काश 90 का मान बेटा होता है 0, काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। बिल्कुल 90, 60 पे पूछे, 30 पे पूछे, 45 पे पूछे, जितने पूछेगा आप कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू। और जरा ध्यान देना, जब इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos 90 का स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 0, अंडर रूट में खाली 1 आ जाएगा, और इसका मनवा कितना होगा 1, तो कितना पी अपान आर क्यूब हो जाएगा। अब भी की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, इतना ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, आगे चले। चलो अगली टॉपिक, कल इस पर न्यूमेरिकल रहेगा, कल इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब बाहरी वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, देखो कहते हैं जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कार्य कुल बल शून्य होगा। तो क्या बोलेंगे, तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल शून्य होगा। ठीक है, फिर से देखो, कहते हैं जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल शून्य होगा। ठीक है, कहते हैं द्विध्रुव के द्वारा अनुभव किया गया कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। और जानते हो ये जब साइन थीटा लगता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, है ना। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा, यह एक वेक्टर फॉर्म होता है, ये एक सदिश राशि है, यह क्या है, सदिश राशि है। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ कितना हो जाएगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। और देखो यही है, अब देखो यही अंतर है, वैद्युत द्विध्रुव दूसरा होता है, यह बल युग्म आघूर्ण दूसरा होता है। यह किसी वैद्युत क्षेत्र में हम कहते हैं द्विध्रुव को घुमाने में जो कपल फोर्स लगता है उसके काम आता है। सर डाउट क्वेश्चन कैसे पूछें, डाउट क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करो भैया, अभी मैं नंबर थोड़ी देर में दिलवा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, चलो कहते हैं अतः बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित हो जाता है, उसके अनुदिश मतलब दूसरे डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है। यह द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था है, यह द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था है। यह क्या है, द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की अवस्था है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलो। अगला पढ़ेंगे द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है, जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उसको पढ़ेंगे। ध्यान देना, कहते हैं द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, द्विध्रुव घुमाने में कार्य कितना होगा, ठीक है। कहते हैं माना प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण
पहले क्या है, पहले यह थीटा 2 कोण पर है, कितने पर, थीटा 2 कोण पर है, और थीटा 2 कोण से कहाँ चला गया, थीटा 1 कोण पर। फिर कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब थीटा 1 से इसको थीटा 2 कोण पे घुमा दिया गया तो कार्य कितना होगा, W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इस कोण का मान बराबर पता हो हमें, अगर इस कोण का मान हमें पता हो तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे यदि कॉस थीटा मतलब थीटा 1 बराबर 0 हो और थीटा 2 बराबर थीटा हो, अर्थात प्रारंभ में द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। शुरुआत में क्या बोल दिया जाए, द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा का मतलब अक्षीय स्थिति में हो, मतलब 0 अंश हो स्थित है, फिर इसे थीटा कोण से घुमाया जाता है, तब इस पर कार्यरत पीई 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कार्य है, कितना किया गया कार्य होगा, कहेंगे W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर दोनों किसी कोण पर पहले से दिया, मतलब सोच लो कि किसी एक्सिस पे नहीं था, बोल दिया जाए पहले 30 अंश पे था फिर 45 अंश पे हो गया, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यह वाला लगा देंगे सर, W बराबर, तब कौन सा फार्मूला लगेगा, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्या लगा देंगे, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, मतलब 30 अंश था पहले, फिर बाद में बोल दिया जाए कि 45 अंश पे घुमा दिया गया, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना सबको समझ में आया। ठीक है भैया, इतना सबको समझ में आया। अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कहते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समरूप विद्युत क्षेत्र में उस कार्य के उस कार्य को कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य को कहते हैं जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा से किसी दी गई दिशा में घुमाने के लिए कार्य करना पड़ता है, किसी दी गई दिशा में घुमाने के लिए काम करना पड़ता है। कह रहा उस कार्य को कहते हैं जो किसी दी गई दिशा में घुमाने के लिए काम कर, चाहे ऐसे घुमाना हो चाहे ऐसे घुमाना हो, किसी दिशा में घुमाने के लिए कार्य करना पड़ता है। कहते हैं यदि थीटा 1 बराबर 90 अंश हो, जैसे यहाँ पे देखना थीटा 1 बराबर 90 अंश, थीटा 2 बराबर थीटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, कितना होगा, यह निगेटिव वर्क डन बाय द डाइपोल भी कहते हैं, निगेटिव वर्क डन बाय द डाइपोल कहते हैं। W बराबर स्थिति ऊर्जा हमेशा निगेटिव में हो जाएगी, तो माइनस पीई कॉस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर डॉट में कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान देना, दो चीजें होती हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, याद रखना, और वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये दो चीजें हैं, यह याद रखना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना, यह याद रखना। तो क्या है, पी कॉस थीटा लिखा है मतलब डॉट लगेगा, मतलब क्या लगेगा, डॉट लगेगा। ये स्पेशल केस है, देखो यहाँ पे अस्थाई संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, टाउ बराबर 0 होना चाहिए, W बराबर 0, U बराबर U, उस समय क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिति ऊर्जा वह मिनिमम होगी, कितनी होगी, माइनस पीई होगी, और 90 अंश के कोण पे क्या होगा, स्थिर होगा, या स्थिर होगा, रुका हुआ होगा, संतुलन की स्थिति में होगा, उस समय टाउ मैक्स होगा, टाउ का मान अधिकतम होगा, क्या होगा, पीई होगा, W बराबर कितना होगा, पीई होगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूसरा क्या है, अस्थायी संतुलन, मतलब थीटा बराबर कितना होगा, 180 अंश हो जाए, अस्थायी संतुलन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो टाउ उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और W क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा, उस समय वो कार्य कितना मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, कितना 2 PE मिलेगा, और उस समय स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम मिलेगी, वो कितना मिलेगी, PE मिलेगी। ठीक है, तो माइनस पीई मतलब मिनिमम मिलेगा, और प्लस पीई मतलब मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है।
अब द्विध्रुव का संतुलन देखते हैं। द्विध्रुव का संतुलन और इसके लिए आवर्तकाल, द्विध्रुव का संतुलन और इसके लिए आवर्तकाल। अच्छा समझ में नहीं आया ए भैया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है? द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी, उस कार्य के बराबर जो उसे दिए गए दिशा में घुमाने के लिए, मतलब दी गई दिशा में घुमाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो पहली चीज है कि हम लोग जानते हैं W बराबर P cos थीटा जानते हैं, लेकिन जब दी गई दिशा में घुमाएंगे निगेटिव वर्क डन बाय द डाइपोल, नेगेटिव वर्क डन बाय द डाइपोल। नेगेटिव मतलब किसी द्विध्रुव के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्षैतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु पीछे भी वस्तु के बात थी कि किसी सिस्टम के द्वारा निरात्मक दिशा में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती थी। तो यहाँ से W बराबर U होगा, लेकिन P cos थीटा होता था तो माइनस PE cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? माइनस PE cos थीटा। अच्छा 180 वाला नहीं समझ में आया भैया? 180 वाले में अस्थायी संतुलन के लिए मतलब क्या है? जैसे देखो यह हमारे पास द्विध्रुव है, अब इस डायरेक्शन इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर किधर है? यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, लेकिन यह इधर आ जाए। और अब देखो जैसे हम इधर निकाल डाइपोल इधर काम करने लगे तो यह क्या हो 180 डिग्री पे होगा, यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यह द्विध्रुव उधर घुमाया जाए, इस डायरेक्शन में घुमाया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री का केस बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है? तो उस समय टाउ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? टाउ बराबर क्या होता है? P cos थीटा होता है, और टाउ समय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 180 डिग्री का मान कितना होगा? बोलो भैया। ठीक है, देखो टाउ बराबर क्या है? PE साइन थीटा है, तो साइन 180 अंश का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। साइन 180 अंश का मान कितना हो जाएगा? साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 0। तो टाउ बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और यह क्या मिलेगा? अधिकतम मिल जाएगा। उस समय जो W होगा वह क्या मिल जाएगा? अधिकतम मिल जाएगा, ठीक है? चलो संतुलन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं भैया, संतुलन की बात करते हैं। कहते हैं जब थीटा बराबर 0 अंश होगा, क्या बोलेंगे? जब थीटा बराबर 0 अंश होगा, अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश है, द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश मतलब क्षेत्र की ही दिशा में है। क्या कर रहा है? जब द्विध्रुव क्या क्षेत्र के अनुदिश मतलब उसी की दिशा में काम कर रहा है, थीटा बराबर 0 है, तो यह अस्थाई संतुलन में कहलाता है, अस्थाई संतुलन में कहलाता है। क्योंकि संतुलन से अल्प कोण से घुमाकर, क्योंकि संतुलन से अल्प कोण से घुमाकर छोड़ने पर यह वापस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आ जाता है, वापस यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश आ जाता है, ठीक है? अगला बात करेंगे, जब थीटा बराबर 180 अंश हो अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित है, तो यह अस्थाई संतुलन कहलाता है, अस्थाई संतुलन कहलाता है। अच्छा मेरा आवाज फंस रहा है? आवाज फंस रहा है यार, रोज ही क्या होता है जब 1 घंटे का क्लास होने लगता है तो क्लास आवाज फंसने लगती है, रोज का देख रहे हैं, ठीक है? द्विध्रुव का दोलन, दोलन या दोलन काल, यह लास्ट टॉपिक है। द्विध्रुव का दोलन की बात करते हैं। कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव को, क्या बोलेंगे? समरूप मतलब समान, समान वैद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को इसकी अस्थाई संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा विस्थापित करते हैं मतलब किसी कोण पर से थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो यह कोणीय सरल आवर्त गति करता है। तो यह क्या करता है? कोणीय सरल आवर्त गति करता है। और क्या होता है? T बराबर 2 पाई बाई लैम्डा अंडर रूट में L बाई G करके आता है। तो इसका आवर्तकाल यहाँ पे कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट में I अपान PE हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? I अपान PE हो जाएगा। और यहाँ I बराबर क्या है? द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत
केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इसका जड़त्व है। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या आई, आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई अपान पीई, पीई का मान निकाल ही लेंगे, पी क्या है द्विध्रुव है, और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, आई का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, सीधे सीधे आवर्तकाल का फार्मूला आपसे पूछ सकता है, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई बाई आई अपान पीई हो जाएगा, कितना आई अपान पीई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यह टॉपिक हो गया खत्म, ये टॉपिक हो गया खत्म। कल इस पर सवाल करेंगे, उसके बाद अगले दिन से हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में और गॉस के नियम के बारे में। यह टॉपिक हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टर्न पे कल के दिन तो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वह क्या होगा वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। ठीक है ना। हाँ भाई, अब कमेंट करो क्या कह रहे थे तुम लोग। हाँ भाई कमेंट करो क्या कह रहे थे भाई, फटाक से। डाउट नंबर मैं डाउट नंबर भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। रुको मैं मंगा रहा हूँ, नंबर मंगा रहा हूँ, डाउट नंबर मंगा रहा हूँ। सर आवाज़ सही से नहीं आ रही है सर, आवाज़ फंस रहा है। हाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। हेलो, हाँ सर डाउट नंबर बोलिए एक बार। 85 43 49 39। ठीक है सर, ठीक है भाई, यह हो गया डाउट नंबर 85 43 00 49 39। यह हो गया डाउट नंबर, ठीक है ना। ठीक है, आप इस डाउट नंबर पे, हाँ देखो क्लास ओवर होने के बाद ही कॉल करोगे तब रिसीव होगा, पहले करने लगोगे तो नहीं रिसीव हो पाएगा। ठीक है ना। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जैसा एग्जाम में आता है। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ यहीं पर अपलोड होगा, कहीं और नहीं मिलेगा। पीडीएफ जस्ट वीडियो के बगल में रहेगा। सर कोर्स कब तक पूरा होगा, कोर्स आपके एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट चलेगी है ना, कोर्स खत्म हो जाएगा बेटा। कोर्स खत्म करने का हम लोग तेजी से पढ़ा दे, लेकिन थोड़ा अभी एग्जाम चल रहा था, नहीं चल रहा था, अब देखो तेजी से सिलेबस खत्म होगा, अब आज से सिलेबस तेजी से चलेगा। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इस पर व्हाट्सएप भी चलेगा, इस पर व्हाट्सएप भी चलेगा। ठीक है ना। चलो क्लास को ओवर किया जाए। आप इस चैप्टर को, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन कर लेना, कल की क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। हाँ, हमारी बातें इसी नंबर पे हो जाएंगी, और क्वेश्चन जो रहेगा व्हाट्सअप कर देंगे तो हम इसको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और जो डाउट रहेगा बता भी देंगे। हाँ कल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बेटा। ठीक है, आप लोग रिवीजन करिए, क्लास को ओवर कर रहे हैं। सर 7:30 बजे से लाइव चलेगा। अभी देखो यूट्यूब पर आ रहे हैं क्वेश्चन लेकर, थोड़ी देर में जस्ट इसको क्लास के बाद मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, वहां पे चले आओ तो क्लास की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। मैं यूट्यूब पर अभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से, मतलब वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, आवेश से। ठीक है, वहां पे फटाक से आओ, वहां पे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ यूट्यूब पे फटाक से। ठीक है, अच्छा जैसा सीयूटी में आता है बेटा आएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तब ना आएगा, अभी हम करा रहे हैं, उसके बाद देखो फिर कहना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो क्लास को ओवर कर रहे हैं, आ जाओ सब लोग यूट्यूब पे थोड़ी देर में।